नमस्कार, मैं सुरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां लेकर हर रोज सुबह आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता। प्रदेश में तोरई की फसल इस समय फलत की अवस्था पर है और इस अवस्था पर फसल में कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है ताकि फसल से आपको आगे चलकर भरपूर उत्पादन की प्राप्ति हो सके। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं फल अनुसंधान केंद्र ईटखेड़ी जिला भोपाल के विशेषज्ञ प्रवीण बर्डे। आज गिल की खेती में की जाने वाली कार्यमाला के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। किसान भाइयों, गिल की गर्मी के मौसम में उगाई जाने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तथा कई किसान भाइयों ने गिलकी अपने खेत में लगा चुके होंगे और अभी फसल करीब 1 महीने या 1.5 महीने की हो चुकी होगी। तो इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि सिंचाई आप 5 से 6 दिन के अंतराल पे गर्मियों में करते रहे। सबसे बेस्ट तो ये होगा कि आप ड्रिप सिंचाई का प्रयोग करें। इसमें उत्पादन भी अच्छा मिलेगा तथा पानी की बचत होगी और आप इसमें फर्टिगेशन भी आसानी से कर सकते हैं। किसान भाइयों, सिंचाई के बाद में बात आती है कि आप खरपतवार नियंत्रण भी एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है तथा इसे करना बहुत आवश्यक होता है। इससे क्या होता है कि जो अनवांटेड पौधे होते हैं जो आपकी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, इसको यदि निदाई गुड़ाई या खुरपी की सहायता से यदि निकाल दिया जाए तो उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। किसान भाइयों, आप इसे 2 से 3 बार में थाले के आसपास में गुड़ाई कर सकते हैं तथा इस पे अवांछनीय पौधों को निकाल दें। किसान भाइयों, तोरई की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए आप फसल में घुलनशील उर्वरक NPK 19:19:19 का 10 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे तोरई के गुणवत्ता युक्त अधिक फल प्राप्त होंगे। इसके अलावा फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट और रोगों का नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। इसके बाद में फिर महत्वपूर्ण पहलू आता है कीट एवं रोग। किसान भाई, इसमें प्रमुख कीटों में आते हैं जैसे फल मक्खी जब फूल की अवस्था में फूलों के ऊपर बैठती है तथा ये अंडे देती है। इसके बाद में मैगट फलों के अंदर पहुंच जाता है और इसे सड़ाने लगता है। किसान भाइयों, इसके नियंत्रण के लिए आप मेलाथियान या साइपरमेथ्रिन दवा का छिड़काव 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से कर सकते हैं। और इसके बाद में यदि आप देखते हैं कि फल मक्खी के अलावा आप लाल भ्रग, जिसे कि कद्दू का लाल की बीटल भी कह सकते हैं, यह काफ़ी हानि पहुंचाता है। इसके कारण पत्तियों पर छेद बन जाते हैं तथा पत्तियां छिद्री हो जाती है। ये इसमें सिर्फ ये कीड़ा इतना हानि पहुंचाता है कि पत्तियों की जो नसें होती है वही दिखाई देती है तथा काफ़ी भाग क्लोरोफिल वगैरह खा चुका होता है। किसान भाइयों, इसके नियंत्रण के लिए आप क्लोरोपायरिफास दवा का छिड़काव 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से यदि करते हैं तो इसका नियंत्रण हो जाता है। तोरई की फसल को पीला मोजेक विषाणु रोग द्वारा अधिक नुकसान होता है। इस रोग के कारण पौधे की नई पत्तियां छोटी रह जाती हैं, उन पर पीले धब्बे दिखाई देते हैं, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और फल विकृत हो जाते हैं। रोग का प्रकोप अधिक होने पर फल बिल्कुल नहीं बनते। इस रोग को सफेद मक्खी कीट द्वारा रोगी पौधे से स्वस्थ पौधों में फैलाया जाता है। इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट करें तथा सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा का 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। इसके अलावा तोरई की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले भभूतिया रोग का नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। इसके बाद में पाउडरी मिल्ड्यू रोग है, जिसे चूर्णी लासिता भी बोलते हैं। इसके कारण पत्तियों पर सफेद रंग के पाउडर जैसा चूर्ण बन जाता है, जिससे कि पत्तियां बाद में पीली पड़ के गिरने लगती है तथा उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। किसान भाई, इसके लिए आप जिसे लिक्विड सल्फर बोलते हैं, इसका
2 से 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से पानी में यदि छिड़काव करते तो इसका प्रभावी नियंत्रण हो जाता है। इसके बाद में आता है एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज के कारण फल सड़ने लगते हैं तथा काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। इस बीमारी के कारण पहले छोटे छोटे धब्बे बनते हैं पत्तियों पे तथा फलों पे, बाद में ये सड़न पैदा कर देते हैं। किसान भाई इसके लिए कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब या मैनकोजेब अकेला ये लेके आप 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसके छिड़काव करें तथा इसमें यह ध्यान रखें कि आप 7 दिन के बाद में दूसरा छिड़काव फिर करें। इस प्रकार से 3 से 4 यदि छिड़काव आप करते हैं तो इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। किसान भाई इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए यदि गिल की खेती की जाती है तो आप अपने खेत से अच्छा बम्पर पैदावार के साथ में अच्छा मुनाफा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती बाड़ी से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। फसल की बुआई करने से पहले खेत की मिट्टी की जांच अवश्य करवा लें और सॉइल हेल्थ कार्ड के अनुसार फसलों में उर्वरकों का प्रयोग करें। तो इसके लिए आप मृदा नमूना किस तरह से लें, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के डॉक्टर शेखर सिंह बघेल। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे मृदा परीक्षण या मृदा की जाँच क्यों आवश्यक है। और सबसे पहली बात आती है कि इस वक्त जो मृदा की जांच है उसका सबसे उपयुक्त समय मई और जून ही कहलाता है, क्योंकि ग्रीष्मकाल में जब हमारी फसल कट जाती है और उस दौरान खेत खाली होते हैं तो हमें मिट्टी के जो नमूने हैं उसको एकत्र कर उसकी जांच कराकर और उसके बाद जो हमारी बताई हुई सिफारिश होती है उसके अनुसार खरीफ या रबी की जो फसलें होती हैं उसमें हमें उर्वरकों की जो मात्रा है उसका उपयोग करना चाहिए। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन। किसान भाइयों, मृदा उर्वरता की बात की जाए तो ये जरूरी है कि खेती वाली भूमि से जितना पोषक तत्व पिछले फसलों उत्पादन के लिए हास हुआ है उतना ही पूर्ति हो तथा वह भूमि जिसमें कम पोषक तत्व उपलब्ध हैं, उसकी भी जानकारी ज्ञात कर उसमें कमी पाए जाने वाले पोषक तत्वों की पूर्ति हो। अतः आइए जानते हैं मृदा परीक्षण के बारे में। सबसे पहली बात आती है कि जब भी हम खेत की कटाई के बाद में खाली खेत होते हैं उसको लगभग 1 से 2 एकड़ का खेत हो या लगभग 4 से 5 एकड़ का खेत हो, इस तरीके से आप खेतों को डिवाइड कर लें और खेत की दशा को हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि एक जैसे खेत हों। अगर उबड़ खाबड़ वाले खेत हैं तो उन क्षेत्र का अलग से होना चाहिए और अगर एक जैसे खेत हैं तो लगभग 2 से 3 एकड़ का जो खेत है उसका एक सैंपल आपको एकत्र करना है। उसके लिए आपको चाहिए कि लगभग 8 से 10 जगह से नमूने आपको एकत्र करना है। और नमूने एकत्र करने के पहले आपको चाहिए किसान भाई कि सबसे पहले जो मिट्टी के ऊपर की जो कचरा है या कंकड़ है, पत्थर हैं, उसको साफ कर लें। लगभग आधा से 1 इंच का जो हमारा मिट्टी के ऊपर की परत है उसको साफ करें और किसी प्रकार के उसमें पौधे के जो अवशेष होते हैं वो भी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से जब आप ऊपर के परत को साफ कर लेते हैं तो उसमें बी आकार का शेप बनाना है और निशान बनाने के बाद जो भी हमारी फसलें हैं उनके लिए लगभग 6 इंच की मिट्टी का सैंपल एकत्र करना होता है, ताकि जो भी फसलें होती हैं हमारी खाद्यान्न फसलें उनकी जो जड़ें हैं वो लगभग 6 इंच तक ही जाती हैं और उससे पोषक तत्व प्राप्त करती हैं। अतः उस ज़मीन में जो हमने 6 इंच का हमने गड्ढा बनाया है उसकी साइड की जो हमारी बाहरी दीवार होती है उसका ऊपर से नीचे तक लगभग 1.5 से 2 इंच की जो मिट्टी है उसकी परत को गिरा लें और उसको एकत्र करें किसी भी प्लास्टिक के तसले में या किसी पॉलीथीन में उसको एकत्र कर लें। इस प्रकार से जब 8 से 10 जगह से आप मिट्टी का सैंपल एकत्र कर लेंगे और एकत्र करने के बाद उसको इकट्ठा कर लें। इकट्ठा कर उसको अच्छी तरीके से मिला लें। मिलाने के बाद उसका 4 भाग करें। 4 भाग करने के बाद उसको आमने सामने के जो 2 भाग हैं उसको फेंक देवें और जो 2 भाग बचे हुए हैं उसको अच्छी तरीके से मिलाएं और फिर उसके 4 भाग करें और जो हमारे बताए हुए अन्य जो 2 भाग हैं उन भाग की मिट्टी को हटाएं और उसके बाद उसको अच्छी तरीके से मिलाएं। जब आप इस प्रकार से 3 से 4 बार अच्छी तरीके से मिट्टी को मिलाएंगे और आमने सामने के भाग के मिट्टी को हटाते जाएंगे तो आखिर में 3 से 4 बार में आपके पास लगभग 200 से 500 ग्राम तक मिट्टी बचेगी। यही मिट्टी आपके पूरे खेत की एक नमूना है और आपको पूरे खेत का यह सैंपल कहलाएगा। इसी मिट्टी को आपको इकट्ठा करना है और एक अच्छी पॉलीथीन में उसको डाल देवें। पॉलीथीन में डालने के बाद उसको रबर बैंड से अच्छी तरीके से बंद कर देवें। आपके पास कपड़े का थैला कोई हो तो उसमें उसको रखें ताकि पॉलीथीन ना फटे और कपड़े वाले थैला और पॉलीथीन के बीच
जो किसान की जानकारी से संबंधित हमारा एक प्रपत्र होता है, उसमें सारी जानकारी लिखें। किसान का नाम, खेत का नाम, आपने कौन सी फसल लगाई थी, कौन सी फसल लगाने वाले हैं, पहले कौन कौन से उर्वरक दिए हैं, कौन कौन से कीटनाशक, कौन कौन सी खादें, इस प्रकार से आप सारी जानकारी उस प्रपत्र में दें। और 2 प्रपत्र बनाएं। एक प्रपत्र को आपको जो हमारा पॉलीथीन है उसकी रबर बैंड के साथ में लगा के और उसमें रख दें और उस थैले को अच्छी तरीके से बांधकर और उसको जो हमारी मिट्टी परीक्षण की प्रयोगशाला है वहाँ पे पहुँचाएं। मिट्टी की जांच की आवश्यकता, यह जानने के लिए कि आपकी जमीन की आवश्यकता एवं उर्वरता स्तर उस फसल विशेष के लिए उपयुक्त है कि नहीं जिसकी आप खेती करने जा रहे हैं। आपकी जमीन में फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा कितनी है एवं कितनी अतिरिक्त मात्रा उर्वरक के माध्यम से होनी है का निर्धारण करने में मदद मिलती है। इसके लिए आपको मृदा स्वास्थ्य कार्ड उन प्रयोगशालाओं में बनाकर दिया जाता है कि आगामी फसलों में आप उन कौन कौन से पोषक तत्वों का या किन किन सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो गई है उनको किस तरीके से खेतों में देना है, उसकी पूरी जानकारी आपको मृदा स्वास्थ्य कार्ड में होती है। मिट्टी की जांच के लिए जब भी हम खेतों में नमूने एकत्र करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि खेत के जो हमारी मेड़ है उससे लगभग 15 से 20 फीट अंदर से हमें सैंपल लेना है। मेड़ के किनारे से सैंपल बिल्कुल ना लें। किसी भी प्रकार के वृक्ष लगे हों, वृक्षों के नीचे से हमें मिट्टी के सैंपल नहीं कलेक्ट करना है। जहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा आना जाना या हम खाद्य, हमारे उर्वरक या हमारा बीज रखते हैं या गोबर की खाद रखते हैं, उन स्थानों के आसपास से भी हमें किसी प्रकार के मिट्टी के नमूने नहीं लेना है। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि खेत के आसपास जो नालियाँ बनी होती हैं या पानी की सिंचाई करने के लिए जो हम जगह बनाते हैं उनके आसपास से सैंपल बिल्कुल नहीं एकत्र करें। इस प्रकार किसान भाई मृदा जांच के लिए बताई हुई बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। सही समय पर नमूने प्राप्त करें। नमूने प्राप्त करने के बाद उनको सही समय पर मृदा लैब में पहुंचाएं। इस प्रकार से आप अगर बातों का ध्यान रखते हुए लाभ लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आज एक बार फिर आप सभी का अन्नदाता में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, बारिश का पानी खेत से बहकर नदी नालों द्वारा समुद्र में चला जाता है। यदि हमारे किसान भाई इस वर्षा जल का सही तरीके से संग्रहण कर लें तो खेती के लिए पर्याप्त सिंचाई जल की व्यवस्था हो जाएगी। साथ ही दिनों दिन गिरते भूजल स्तर को रोकने में भी सहायता मिलेगी। इस बारे में सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र भोपाल के विषय विशेषज्ञ रतनदीप सोनी। किसान भाइयों, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इस देश की अर्थव्यवस्था भी इसी पर टिकी है। किंतु ये भी एक यथार्थ सत्य है कि कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है और ऐसा कहना गलत भी नहीं है, क्योंकि आज भले ही देश विकास की ओर अग्रसर है, परंतु आज भी देश की कृषि वर्षा पर आधारित है तथा देश में आज भी सिंचित क्षेत्र काफी कम है। अतः कृषि क्षेत्र के विकास एवं कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु ये आवश्यक हो जाता है कि हमारे देश में जितनी भी वर्षा होती है तो उसके जल को संग्रहण कर रखा जाए और इसके लिए ये आवश्यकता है कि कृषक अपने स्तर पर ही जल संग्रहण की विधियों को अपनाए। किसान भाइयों, जैसा कि आपको मालूम है, जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। ठीक इसी तरह से जल के बिना हमारी खेती भी नहीं हो सकती। यह जल हमें केवल वर्षा के रूप में प्राप्त होता है और जैसा कि देखा गया है कि इस जल की सबसे बड़ी आवश्यकता हम किसान भाइयों को, माने दुनिया में यदि हर वर्ग के हिसाब से यदि जल की आवश्यकता को बांटा जाए तो हम किसान भाई पूरे उपलब्ध जल का 80% तक इस्तेमाल अपने कृषि कार्यों में करते हैं। तो यह स्वाभाविक बात है कि जब वर्षा ही हमारे जल का स्रोत है तो इस वर्षा का जल को बहने से हमें यदि रोक ले तो वो हमारे संरक्षण की श्रेणी में आ जाएगा। अब ये वर्षा जल को रोकने का क्या है, कैसे रोक सकते हैं? तो रोकने के लिए ये है कि इसकी जो रन ऑफ है, बहने की गति है, वह कम हो जाए। हमें ये ध्यान रखना है कि बहुत ढालू खेत है, माने पहाड़ी इलाका है, पानी बह के निकलने की स्थिति बनती है, तो उसके लिए हम ट्रेंच भी खो सकते हैं, माने खाई भी कि जैसे 4 फुट 5 फुट गहरी खंती जैसी टाइप है तो उसमें होगा और उसमें पानी भरेगा और नीचे अवशोषित होगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, शासन की योजनाएं हैं किसानों के लिए कि ताकि उनकी फसलों के पानी से कम पानी की कमी से कम प्रभावित हो। ऐसी स्थिति में बलराम तालाब
बनाने की भी योजनाएं हैं। इसके अंतर्गत किसान भाई अपने खेतों का वह हिस्सा जहां वर्षा जल बह के इकट्ठा हो जाता है, भरा जाता है, ऐसी जगहों में भी हम बलराम तालाब बना सकते हैं। और इसके लिए बलराम तालाब 3 मीटर गहरा यदि खुद जाए और इसकी लंबाई चौड़ाई खेत के हिसाब से सुनिश्चित कर लेते हैं, और तो इसमें भी सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं हैं, प्रोत्साहन है, तो इसको करें। और जो जगह इस वर्षा जल के संरक्षण में हो रही तो उसमें पानी इकट्ठा होगा, और इसका ये मान के चलें कि 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर का, यदि माने 1 घन मीटर का यदि आप गड्ढा बनाते हैं और उसमें पानी भर लेते हैं, तो भरे हुए गड्ढे में लगभग 1000 लीटर पानी एकत्र होता है। तो तालाब में यदि ऐसी स्थिति आ रही कि पानी रुक नहीं रहा है, रिस नहीं रहा, तो उसके लिए जो पॉलीथीन की सीट बिछा देते हैं और उसमें पानी भर लेते हैं, तो उससे जो जल बहाव के कारण जो रिसाव के कारण होता है, पानी का ह्रास होता है, वो भी नहीं होता है। पूरा का पूरा पानी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तो रही तालाब की बात। इसके साथ साथ जो आपके पास नैसर्गिक कुएँ हैं या आप अपना स्वयं का कुआं बनाना चाहते हैं, तो कुएँ के भी आप बना सकते हैं। तो ऐसा करके हम कुओं का भी संरक्षण कर सकते हैं। नदी नालों में स्पॉट डैम का निर्माण। नदी एवं नालों पर यदि स्पॉट डैम का निर्माण एक निश्चित दूरी के अंतराल पर कर दिया जाए, तो इससे भूमि नदियों की जल धारण क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। तालाबों का निर्माण। पहाड़ी और ऊंची नीची भूमि पर खाली पड़े स्थानों में तालाबों का निर्माण कर भूमि के जल स्तर को बढ़ाया जा सकता है। पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार। पुराने पड़े तालाबों की साफ सफाई करके उन्हें नए तरीके से सजाने और संवारने का समय अब आ गया है, जिससे वर्षा के पानी को इकट्ठा कर उसका कृषि में उपयोग किया जा सके। तो किसान भाइयों, उपयोगी जल, वर्षा जल का हम संचय करें, सदुपयोग करें और क्षमता, सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए उन्नत सिंचाई के साधनों का उपयोग करें। ऐसा करके हम अपने खेतों में बोई जाने वाली फसलों से अधिक लाभ ले सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है आलमपुरा जिला टीकमगढ़ से गोपाल वर्मा ने। आपने मूंग की फसल में पीत सिरा रोग के नियंत्रण पर जानकारी चाहिए है, तो गोपाल जी आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आज आप लोगों से हम जो समर मूंग के बारे में बात करेंगे, गर्मा मूंग जो खेती करते हैं उसके बारे में, और मूंग की खेती के बारे में। जो हम देखते हैं कि मूंग की खेती करते हैं उसमें बहुत सारे उत्पादन जो उसका कम होने का बहुत सारा कारण होता है। खास करके एक जो उसमें अटैक जो डिजीज़ का होता है, उसमें येलो मोजाइक वायरस जो है उसके अटैक के कारण बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न होती है और हमारे उत्पादन को प्रभावित करती है। आज के डेट में आप जान ही रहे हैं, सुन रहे हैं, काफ़ी जो कोरोना वायरस चला हुआ है उसी तरह का ये हमारे पौधों के लिए, फसलों के लिए येलो मोजाइक वायरस जो है YMV के नाम से जानते हैं, जो कि काफ़ी नुकसानदेह है। पीला मोजेक रोग सफेद मक्खी द्वारा फैलती है। मक्खी एक रोगग्रस्त पौधे की पत्ती पर बैठती है और मक्खी जब दूसरे पौधे पर बैठती है तो पूरे खेत में संक्रमण फैल जाता है। इस तरह से ये रोग पौधों में फैलता है। रोग ग्रसित पौधों में पीलापन पीला मोजेक बीमारी की वजह से होता है, जो एक विषाणु जनित बीमारी होती है। अगर रोग के लक्षणों की बात करें तो पौधे की वृद्धि कम हो जाना, पौधों का पीलापन, ऐंठ जाना, सिकुड़ जाना इत्यादि लक्षण प्रदर्शित होते हैं। कभी कभी पत्तियां भी खुरदुरी हो जाती हैं और मोटापन लिए गहरा हरा रंग धारण कर लेती हैं। रोग के लक्षण प्रारंभ में फसल पर कुछ ही पौधों पर प्रकट होते हैं और धीरे धीरे बढ़कर भयंकर रूप धारण कर लेते हैं। तो इसमें खेती में प्रबंधन के साथ साथ जो जरूरी है येलो मोजाइक वायरस को कंट्रोल करने का, उसमें है कि सही बीजों का चयन होना चाहिए जो कि रेसिस्टेंट वैरायटी हो। तो इसमें हम जो किस्मों का चयन करते हैं उसमें हमारे पास PDM 11 काफ़ी अच्छी किस्म है, अच्छी वैरायटी है, आप इसको ले सकते हैं। पूसा विशाल है, हम 16 है, ये सब किस्में जो हैं काफ़ी अच्छी है। तो इन सब किस्मों को आप लगा के इससे बच सकते हैं। दूसरा जो इसका उपाय है, जो हमारा बीज, अच्छे बीजों का चयन
वीड जो खरपतवार है उसका नियंत्रण, और जो हमारे पास मिट्टी है, सॉइल है, उसका मैनेजमेंट। इन सब चीज़ों को अगर हम करते हैं तो हमारे पास उसके उत्पादन को, उसके बीमारी को रोकने का काफ़ी अच्छा ये उपाय हो सकता है। रोग से बचाव हेतु बीजोपचार के लिए बीजों को इमिडाक्लोप्रिड या एसिटामिप्रिड घोल में डुबोकर उपचारित करें। रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर जला दें, साथ ही खेत में पीले चिपचिपे प्रपंच लगाएं। उसका वेक्टर जो व्हाइट फ्लाई होता है, जो सफ़ेद मक्खी होती है, उसके कारण ये उत्पन्न होता है ये वायरस। तो इसको कंट्रोल करना, जो होस्ट है उसको कंट्रोल करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसे एक बार अटैक होने के बाद इस वायरस को कंट्रोल करना थोड़ा टफ होता है। तो फिर भी आप प्रिकॉशनरी मेजर के रूप में आप इसमें 2 बार स्प्रे करें, एक तो 25 दिनों पे और दूसरा 45 दिनों पे। तो उसका जो डोज होगा 0.5 ml प्रति लीटर पानी आप इसका इस्तेमाल करें, तो इसको रोका जा सकता है। इसके बाद जो है विभिन्न और पहलू हैं, तो उसमें फसल चक्र जो है, क्रॉप रोटेशन, वो करके आप इसको रोक सकते हैं। तो ये यहाँ पे इस तरह से ये रोकने का हम काम कर सकते हैं और हमारे जो फसल है उसका उत्पादन बढ़ा सकते हैं। इस तरह से बहुत और सारे चीज़ हैं जिनको हम अपना के अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।